आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज किए हैं कि मैम क्लासेस बहुत अच्छी है और आपने इंट्रोडक्शन से पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को थैंक यू सो मच कहती हूँ जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया। और आज हम क्लास में बात करेंगे सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है, देखिए जो चैप्टर आपका चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है, और हम लोग बात करेंगे सेल की कुछ हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री का मतलब ये कि अगर हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे डिस्कवर थे, बहुत सारे इसमें फीचर्स थे, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था एंड उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं उसका डिस्कवर किसने किया था, मतलब सेल की काफी हिस्ट्री है। तो हम लोग सेल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, यहाँ पर सारी चीजें एक एक पॉइंट करके लिखी हुई है और आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाकी जो नहीं लिखा मैं उसे लिख के बताऊंगी, और मैंने पहले से इसलिए लिख दिया है जिससे कि आपका भी टाइम न लॉस हो और आप अच्छे से देख पाओ और समझ पाओ। अगर आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत होती है, अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप नोट्स बना सकते हैं। इसमें एक एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है और मैंने आपको जो सेल का स्ट्रक्चर समझाया था, ठीक है, वो आपने अगर देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझ में भी आया होगा। और यदि आपने नहीं देखा उसे तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लेते हो, ठीक है, इस पर पूरा डायग्राम अच्छे से रीड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको सेल का 90% आप समझ लीजिए कि सेल का टॉपिक आपने कवर कर लिया है। लेकिन अगर आपको सेल का पहला ही टॉपिक मीन्स का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आया और उसमें आपने नेम ही नहीं लर्न कर पाए जितने मेंशन है, तो ये समझ लो कि आप सेल जो आपका ये चैप्टर है, आपको अगर मैं 1 मंथ भी पढ़ाऊं तो भी आपको लर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन आपका जो है वो है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेल के बारे में। मैंने पहले भी बताया, सेल की छोटी सी डिफिनेशन आपको देनी है। इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब सेल को हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं। मैं बाईलैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, दोनों स्टूडेंट के लिए है, दोनों स्टूडेंट आप हमारे समझेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेल के बारे में तो डिफिनेशन आपको पता चल गया है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सेल, द सेल फॉर लैटिन सेला, मतलब कि सेल लैटिन शब्द से लिया गया है। जो सेला, जो सबसे पहले सेल को बोला गया सेला, ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल रूम, ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल रूम इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स कि सबसे पहले सेल का जब डिस्कवर्ड हुआ था तो सेल को सेल नहीं बोला गया था, सेल को नाम दिया गया था सेला, जिसका मीन्स होता है स्मॉल रूम। इसलिए सेल को बोला गया था कि सेल एक स्मॉल रूम की तरह दिखता है। आपने देखा था कि सेल का जो डायग्राम बनाया गया था कुछ इस तरीके से, उन्होंने देखा कि सेल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फिर बाद में जाकर जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि देखिए इसकी कुछ हिस्ट्री है। अगर कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करें, जो रॉबर्ट हुक आपके थे, इन्होंने बारिश में, ठीक है, रॉबर्ट हुक नहीं थे, एक साइंटिस्ट थे, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है। जो साइंटिस्ट थे वो बारिश में गए थे, बारिश में ऐसे टहल रहे थे और उनके नेल में कुछ मल टाइप का आया, और उन्होंने जब उसे देखा, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं अगर उन्हें कोई भी बाहर से चीजें कुछ मिलती है तो वो हमेशा उसको रिसर्च पे जाते हैं। तो जब उन्होंने उनके नेल में कुछ कह सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जब आए तो उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप से देखा, तो माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा और वहां पर कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये सेल जो है वो इस तरीके का स्मॉल रूम नहीं है, वो कुछ इस तरीके का संरचना होगा, हम बोल सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, ठीक है। तो उन्होंने इस स्मॉल रूम से हटाकर उसे क्या बोल दिया कि जो आपकी मधुमक्खियां होती हैं उनकी छत्ते की तरह उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो जब आप सेल का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको उसी तरीके से दिखेगा जैसे कि आपके बीच में इसकी मधुमक्खी के छत्ते की जो स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का आपका सेल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि टू स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। मतलब हम जो स्टडी करते हैं, ठीक है, सेल की, उसे हम लोग किस में करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। क्योंकि साइटो का मतलब क्या होता है सेल, और लॉजी का मतलब क्या होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब होता है जिनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आपको बताना सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, मैंने
पहले भी ये पूरा पॉइंट बता के रखा है। ये मैं फिर से आप लोगों को लिख कर बता रही हूँ, जिससे कि जो स्टूडेंट की क्वेरी है कि मैम लिख कर बताया जाए, उस स्टूडेंट की क्वेरी खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे लिख के बता रही हूँ। ये सारी चीजें मैंने पहली क्लास में ही आप लोगों को समझा भी दिया था और पहली क्लास में मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट आता है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शनल रिप्रोडक्शन। अगर हम स्टडी करते हैं किसी सेल की इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शनल रिप्रोडक्शन, तो उसे हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? सेल बायोलॉजी कहेंगे। तब उसे हम साइटोलॉजी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर रिप्रोडक्शन हमारा सेल के अंतर्गत नहीं आता। तो ये किसमें आता है? सेल बायोलॉजी में आता है। उसके बाद स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, वही चीजें है साइटोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो एमजे स्लाइडेन 1838 में और शॉन 1839 में इन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी। और उस सेल थ्योरी में क्या दी थी ये आपको ध्यान देना है। विच स्टेटेड दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने मतलब हिस्ट्री में बताया। ठीक है, उन्होंने जब सेल थ्योरी दिया, शाइडन एंड शॉन एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने जब स्टडी किया इन सभी के बारे में, दोनों ने एक बॉटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट के बारे में स्टडी करने के बाद बताया, इन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सारे सेल के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात आपको और याद रखना है। आप लोगों ने देखा कि पूरी हिस्ट्री बता दी गई थी सेल की। ठीक है, कि सेल का डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, सेल का डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया, प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर्ड पुरकिंजी ने किया था। मैंने सारे डिस्कवर्ड बता दिए। सेल कैसे होता है, सेल, अच्छा एक चीज मेरे प्यारे स्टूडेंट बताओ, सेल को यूनिट ऑफ सेल कहते हैं ना, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ सेल कहते हैं। तो क्या आपको ये पता है कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपकी बॉडी का क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में सेल नहीं है तो आपकी बॉडी नहीं है भी। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। अगर आपकी बॉडी में सेल नहीं है तो आपकी बॉडी नहीं है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा वेट कर लो। तो देखिए सभी बातें सब लोगों ने बता दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि सेल का निर्माण कैसे होता है, मतलब कि सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्योंकि सेल जो होती है वो डेड होती है, और जब वो डेड हो जाएंगी तो सारी सेल जब डेड होती रहेंगी तो वो खत्म हो जाएंगी हमारे बॉडी में। तो न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बात किसने बताया था? ये बात आर विर्चो ने, मतलब कि इन्होंने रुडोल्फ विर्चो, इनका पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में इन्होंने बताया था कि न्यू सेल का फॉर्मेशन सेल डिवीजन से होता है। कैसे होता है मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सेल डिवीजन से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था। लास्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, In 1674, Anton von Leeuwenhoek discovered free living cell। ठीक है, मतलब कि देखिए जो आपका सेल्स है, ठीक है, वो लिविंग सेल्स भी होते हैं और आपके कैसे होते हैं, डेड सेल्स भी होते हैं। तो जीवित कोशिका और मृत कोशिका दोनों का डिस्कवर अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था। तो यहाँ पे दिया है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फ्री लिविंग, मतलब जीवित कोशिका। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका का डिस्कवर किसने किया है, तो आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अगर आपसे पूछा जाए डेड कोशिका का डिस्कवर किसने किया, तब आप लोग बताओगे क्या? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, याद रखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है हमें कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है और न्यू सेल का, चलिए ये तक आपको समझ में आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तब से आपके पास 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तब तक हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, नोट हो गया सबका? इसको इरेज कर रहे हैं ना।
क्योंकि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे की क्लासेस नहीं मिलेगी। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो फिर बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आपको हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि आपका जो सेल होता है वो न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो भाई ये आपका सेल है ना। अब सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा। बोलोगे मैम डिवीजन क्या होता है? डिवीजन को बोलते हैं विभाजन, कोशिका का विभाजन होना। जैसे कि कोई रिप्रोडक्शन, जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग होता है, मीन्स कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो वैसे ही सेल डिवीजन होते हैं तो बहुत सारे सेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऐसे समझो सिंपल सा लैंग्वेज में, जब सेल का डिवीजन होता है तो उससे 2 नए सेल बनते हैं, ठीक है। तो जो आपके रुडोल्फ विर्चो थे, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने यही बात बताई। इन्होंने बताया कि सेल का डिवीजन से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। जब सेल डिवीजन करेगा तो 2 न्यू सेल बनाएगा, और ऐसे ही फिर ये सेल डिवीजन करेंगे और ये सेल डिवीजन करेंगे, ऐसे ही 2 सेल मिलकर बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि सेल डिवीजन से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये बात रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी। ओके, उसके बाद देन अब हम लोगों को याद रखना है, मैंने आपको बताया कि सेल से क्या होता है, डिवीजन होता है, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही फिर से डिवीजन किया, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये भी सेल डिवीजन किया, इससे भी 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही करते करते बहुत सारे सेल का डिवीजन हो जाता है और बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। डिवीजन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, डिवीजन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। इस तरह करके बहुत सारे सेल इकट्ठा हो गए या नहीं? गिन लो कितने सेल हो गए भाई, ये सारे हो गए। तो आपको बताना है कि ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप बन गया ना, ये एक सेल का ग्रुप बन गया। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम हम इसे टिश्यू कहेंगे, हिंदी में इसे हम ऊतक के नाम से जानते हैं। तो सेल का डिवीजन हुआ, डिवीजन से कई सारे सेल बने, ग्रुप ऑफ सेल बने। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसी तरीके से टिश्यू भी किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है, सेल के ग्रुप से मिलकर बना है। तो टिश्यू का भी क्या हुआ भाई? डिवीजन हुआ। क्या हुआ? डिवीजन हुआ। इसका भी ऐसे ही डिवीजन हुआ, इसका भी ऐसे ही डिवीजन हुआ। इस तरीके से ये लोग डिवीजन करके बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा कर लिए। अब जब ये बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा कर लेंगे तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे मैम ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्गन कहलाएगा। और आपके बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है? तो आप कहोगे मैम जैसे कि हमारे बॉडी में हार्ट है ना, फिर क्या है, फिर आप कहोगे मैम लंग्स है, और कौन सा है? किडनी है, और बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, और मैम ब्रेन हो गया हमारे बॉडी में, है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ले लीजिए मैम, माउथ से लेकर बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। तो इस तरीके से कई सारे मैम ऑर्गन हो गए। तो जब ये ऑर्गन एक ग्रुप बनाएंगे, कई सारे ऑर्गन आपके बॉडी में हो गए, तो ग्रुप और ऑर्गन क्या कहलाएंगे? तो आप कहोगे मैम ग्रुप ऑफ ऑर्गन कहलाएंगे। ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाएंगे? ऑर्गन सिस्टम कहलाएंगे। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे कहलाएंगे? क्योंकि मैम जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट से होता है क्या? एक सिस्टम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका होता है
वो क्या करता है मैम, इसके अंतर्गत हमारा हार्ट आता है, और हार्ट क्या करता है, हार्ट पूरे बॉडी में मैम ब्लड फ्यूल्ड करता है, मीन्स की हार्ट जो होता है उसमें ब्लड आता है, और ब्लड आने के बाद मैम एक फोर जो आपके हार्ट होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं, है ना। आपके जो हार्ट होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर में मैम प्योर होता है और 2 चैम्बर में मैम इम्प्योर होता है। तो जो इम्प्योर और प्योर ब्लड रहता है मैम, वो हमारे लंग्स के थ्रू क्या होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। और जब वो हमारा, देखिए कैसे प्यूरिफिकेशन होता है बता रही हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे कि ये आपका हेड है और हेड में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आपका ऑरिकल होता है, 2 आपका वेंट्रिकल होता है, ठीक है, मतलब आर्टरी और वेंट्रिकल 2 होते हैं, लेफ्ट राइट करके 4 ऐसे चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब मैं क्लास लूंगी इसका तो बताऊंगी डीप में, अभी बेसिकली जान लो। तो आपका जो हेड है, ये दोनों में आपका क्या हुआ भाई, यहाँ पे ब्लड आपका क्या है, यहाँ पे ब्लड आपका मैम इम्प्योर है। कैसे प्योर है मैम, ये बॉडी है हमारी, और हमारी बॉडी से ब्लड आया और हमारे हेड में क्या हो गया, पहुंच गया। तो बॉडी से जब ब्लड आएगा तो ब्लड कैसा होगा, इम्प्योर होगा। क्यों इम्प्योर होगा मैम, पूरे ऑर्गन में मिक्स हुआ, पता नहीं कौन कौन सी गैसें मिली हैं, सब इम्प्योर ही ब्लड तो है। हम सांस लिए, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के साथ और भी अन्य गैसें आई, सब इम्प्योर ही तो हो गया मैम। हमारा ब्लड तो प्योर ही नहीं है, क्योंकि प्योर ब्लड तो हम तब कहेंगे जब उसमें केवल ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब केवल ऑक्सीजन होगा, लेकिन इसमें तो सारी गैसें भरी हुई हैं, तो इम्प्योर ब्लड हुआ। तो प्योर ब्लड भी करना है हमें, तो यहाँ पे ऐसे ही ब्लड आपका है प्योर ब्लड। तो यहाँ पे जो आपका होता है ना, वहां पे क्या होता है, एक वॉल्व बना होता है, जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो इसे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से इसे हम जानते हैं, तो ये वॉल्व के थ्रू, ठीक है, ये वॉल्व ओपन होता है जिसमें से आवाज आती है लब डब लब डब। तो ये जो आपका वॉल्व होता है ओपन हुआ, और यहाँ से फिर ब्लड हमारा कहाँ पे आ गया, इस चैम्बर में आ गया, ठीक है, मतलब कि राइट वेंट्रिकल में आ गया। फिर वेंट्रिकल में आने के बाद आपका जो ब्लड होता है ना, वो लंग्स के पास जाता है, और लंग्स के पास जब ब्लड जाता है तो लंग्स ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद ये चैम्बर में गया, फिर यहाँ से ये चैम्बर में आया, फिर यहाँ से ऐसे ही पूरी बॉडी में ब्लड हमारा क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये आपने कौन सा सिस्टम पढ़ लिया मैम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। जब मैम हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स भी एक सिस्टम ऐसे ही बना लेता है, किडनी की बात करते हैं तो किडनी भी ऐसे एक सिस्टम बना लेता है ना। और उसके बाद जैसे लंग्स की अगर बात करते हो, ठीक है, अगर लंग्स की बात करते हो तो कौन से सिस्टम बनाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगा, है ना। तो आप लिख दो कि मैम हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की यहाँ पे बात कर लेंगे, यहाँ से हम सांस लेने का काम करते हैं। किडनी की बात जब यहाँ पे आता है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात यहाँ पे आएगी, एक्सक्रीटरी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे बन जाएगा मैम, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। ब्रेन की बात यहाँ पे जब करते हैं तो मैम ब्रेन भी एक सिस्टम बना लेता है, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। माउथ की बात करते हैं, मतलब माउथ और आपका ये ग्रास नली, मतलब ऑगोफेकस, है ना। तो ये सारी चीजें जो भी इसमें रहता है, आपका लीवर, अग्नाशय, है ना, पैंक्रियाज वगैरह वगैरह, जितने भी आपके मतलब कि जितने भी आपके खाना खाने वाली, जो खाना खाने से लेकर जितनी भी प्रक्रिया में जितने ऑर्गन आते हैं, उस पूरे ऑर्गन को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं, ठीक है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया। इस तरीके से कई सारे सिस्टम तो मैम कंप्लीट हो गए। तो ऑर्गन सिस्टम मतलब किससे तैयार हुआ, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मैम क्या बना, हमारी पूरी बॉडी बनी। क्या बनी, हमारी पूरी बॉडी बनी। आप कहोगे कि मैम हमारी बॉडी कैसे बनी, तो भाई आप मुझे बता दो कि आपके बॉडी में है क्या, आप हमें बता दीजिए कि आपकी बॉडी में है क्या। आपकी पूरी बॉडी में तो सिस्टम ही सिस्टम है। देखो अब कैसे देखेंगे मैम, हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने वाले सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। हमारा माउथ, हमारा टिथ, हमारा लिप्स, है ना, और टंग, ये सारे किसमें होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। फिर मैम हमारा जो ग्रासनली होता है, ठीक है, ग्रासनली जो हमारा होता है ये, उसके बाद क्या आता है आपका मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। एक ऑर्गन काउंट कर रहे हो, ये सब किसमें पढ़ लिया मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद सांस लेते हो, सांस लिया, कौन सा सिस्टम पढ़ रही हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अब भैया खाया है, पिया है, तो उसे पचाना भी तो है ना, खाया पिया बराबर पचाया, मतलब वो पचाया, ठीक है।
तो जब आप खाओगे पियोगे तो उसे पचाओगे भी, डाइजेस्ट भी करोगे। तो डाइजेस्ट करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाते हैं, उत्सर्जन तंत्र में जाते हैं। तो ये सिस्टम हो गया कहाँ पे, मतलब किडनी वाले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद आपने सांस लिया, लंग्स पे गए, मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, अब भाई हम सब कुछ तो कर लिए, लेकिन पढ़ाई करेंगे, सोचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे किसके थ्रू, दिमाग से। तो नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। तो पूरे बॉडी में सिस्टम ही तो है। अब बचा क्या है हमारे बॉडी में, कुछ भी तो नहीं बचा। तो इसीलिए हम, आपको याद रखना है, इसीलिए हम बताते हैं कि जो आपका सेल है आपके बॉडी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बिना आप हो ही नहीं। अगर सेल नहीं है तो आपकी बॉडी नहीं है, क्योंकि सेल से ही स्टार्ट होता है, आपकी पूरी बॉडी बनती है। आई बात समझ में, सेल से ही स्टार्ट होगा, सेल से ही आपकी पूरी बॉडी तैयार होगी। आई होप कि अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी चीजें जानना। और अगर ये सारी चीजें आप लोग जान चुके हो तो अब हम आप लोगों को बताते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ सेल। आप कुछ भी कह सकते हो। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं इसको इरेज करूं आगे। चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग, है ना। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखिए जो आपका सेल होता है वो नंबर ऑफ किसे होते हैं, कहने का मतलब कि टाइप्स ऑफ सेल नहीं बोल सकते आप लोग, क्या बोलोगे उसको, आप बोलोगे मैम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है कि मैम देयर आर टू, ठीक है, थोड़ा सूख जाने दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। क्या बोलोगे भाई, जैसे कहने का मतलब ये है कि सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है। तो जो यूनिसेलुलर सेल होते हैं वो एक सेल होते हैं, जो मल्टीसेलुलर सेल होते हैं वो बहुत सारे सेल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बॉडी में यूनिसेलुलर सेल है या मल्टीसेलुलर, आप यूनिसेलुलर हो कि मल्टीसेलुलर हो, तो हम लोग तो मल्टीसेलुलर है, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। जैसे कि ब्रेन में सेल है, लंग्स में सेल है, किडनी में सेल है, ठीक है। तो इतने सारे सेल तो मैम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो हम मल्टी सेलुलर हुए। यूनिसेलुलर कौन हुआ, तो जैसे मैम अमीबा, पैरामीशियम, है ना, यूग्लिना, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर है, जिनके पास ओनली वन सेल्स होते हैं। तो आपको यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी बोलिए समझ में आया कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ सिंगल सेल एंड मेक होल ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड ऑफ यूनिसेलुलर। ठीक है, बताने की जरूरत तो हमें नहीं है बिल्कुल भी कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। मैं आप लिख दे रही हूँ फिर भी, यूनिसेलुलर, ठीक है, और एक होता है आपका मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और मल्टीसेलुलर का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा, जिनके पास वन सेल होती है, ठीक है। इसमें आप ले लो जैसे कि ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर, सॉरी मल्टीसेलुलर है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और भी जान लो। अभी तक पूरा आप लोगों ने सेल पढ़ा,
अब आपको मैं कुछ बेसिक नॉलेज देती हूँ सेल के बारे में। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट शेल कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट शेल कौन सा है, तो लिख लो भाई, जो नोट कर लो, मैं लिखा दे रही हूं। द लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, द लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना है ऑस्ट्रिच। द स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, द स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, क्या बताओगे, जल्दी बताओ। अब आपसे पूछा जाए द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, फिर आपसे पूछा जाएगा द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एक और पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है, द स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, द स्मॉलेस्ट गैमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो क्या बताओगे, इन सभी का आंसर आपको देना है, क्या क्या लिखना है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच देखा है आप लोगों ने, शुतुरमुर्ग, ठीक है। चलो लिखते हैं हम एक एक करके। ऑस्ट्रिच, आपके ऑस्ट्रिच एग में सबसे बड़ा सेल्स होता है पूरे यूनिवर्स का। द स्मॉलर सेल इन यूनिवर्स माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे नेम से जानते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस दो नाम जानो। पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो पूरी यूनिवर्स में सबसे छोटा सेल्स होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आप बता दो भाई आरबीसी। उसके अलावा गैमेट सेल्स भी होते हैं, गैमेट सेल्स भी होते हैं, लेकिन गैमेट सेल्स जो होते हैं वो 0.4 होते हैं, ये समझ लो। आरबीसी जो होता है वो 0.5 होता है, लेकिन बुक में कहीं कहीं आरबीसी भी दिया होता है, कहीं कहीं पे गैमेट सेल दिया होता है। तो याद रखिएगा, आपके ऊपर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर क्लिक करना है। लेकिन अगर वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, तो लिख सकते हो दोनों। आरबीसी का डाल देना कि 0.5 होता है और गैमेट का 0.4 होता है, लेकिन मेरे हिसाब से सही जो होना चाहिए वो गैमेट सेल्स होना चाहिए। लेकिन 80% बुक में 0.5 को आरबीसी को ही स्मॉलेस्ट सेल माना गया है आपकी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इसलिए आप लोग का दोनों सही, मैं दोनों आप लोग को बता देती हूँ, डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा लिखते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या पूछा है, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो न्यूरॉन्स नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो नर्वस सिस्टम पे है, तो आप लोग बोल सकते हो न्यूरॉन, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल्स होता है। उसके बाद द स्मॉलेस्ट गैमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट गैमेट की बात किया गया है। जब स्मॉलेस्ट गैमेट सेल की बात करें तो यहाँ पे लगाना है क्या, स्पर्म, ठीक है। क्या लगाना है भाई, स्पर्म लगाना है। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है आपको, कि मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स, लेकिन न्यूरॉन्स को यहाँ पे लार्जेस्ट मैंने लिखा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट लिखा, ठीक है। जब लॉन्गेस्ट आपसे पूछा जाए तब आप न्यूरॉन बताना, लेकिन अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो आपको ओवम बताना है, ठीक है, ओवम बताना है। याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। देखिए लॉन्गेस्ट सेल में न्यूरॉन आता है, सबसे लंबी कोशिका,
और लार्जेस्ट में आपका ओवम आता है, ठीक है। इसे हम लोग गैमेट भी बोल सकते हैं। अगर गैमेट की बात करें तो गैमेट का मैंने स्मॉलेस्ट लिखवाया है क्या, स्पर्म। ये महिलाओं में होता है, मतलब शुक्राणु हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हो आप लोग। जहां तक सबको समझ में आ गया, एकदम बेसिक बेसिक चीज आज पढ़ा रही हूँ, ये पूरा बेसिक मैं आज खत्म कर दूंगी, ठीक है। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। अगर इतना समझ में आ गया तो उसको नोट कर लो, फिर हम आपको और भी आगे बताते हैं। देखो इतनी अगर बातें समझ में आ गई आप लोगों को, तो हम बात करेंगे क्या, हम आगे की बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, जो हम कल की क्लास में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। बस मैं आपको इतना बता दे रही हूँ कि सेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बाकी हम डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ाएंगे जिसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंट क्या होता है, एकदम लिख कर बताएंगे आप लोगों को एक एक पॉइंट, ठीक है। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंट बात करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को कवर और भी कर लेंगे जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। फिर हम लोग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मैंने ऑर्गेनिज्म में आपको माइटोकॉन्ड्रिया कवर करा दिया है। देखो अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की हम बात करें, तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, जो आपके जो सेल्स होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। प्रो का मतलब होता है जो ट्रू न्यूक्लियस हो, मतलब कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आपको कल की क्लास में यही पढ़ाऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। आज की क्लास में हम बस आपको ये बताने के लिए इन्फॉर्म कर दिए कि कल की क्लास आपको क्या मिलने वाली है, और आप पहले से प्रिपरेशन करके रखिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप मुझे ये बता दो कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए कि समझ में आ रहा है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखते हो, एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कोई अगर आपकी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो मुझे आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कुछ भी, लेकिन नहीं, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग कमेंट बराबर देखते हैं, ठीक है। तो आपको मैं आंसर दे पाऊंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको उस चीज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।